आपको याद होगा इन पर हमने पहले भी एक सेशन किया है, उस सेशन को भी मैं रिकमेंडेशन में डालूंगा, आप उसे देखिएगा। मतलब न्यूज क्या है, विद आर्म केसेस सेंट्रल गियर अप फॉर टेरर क्रैकडाउन ऑन खालिस्तानी लीडर, प्रोटेस्ट ओवर एक्शन अगेंस्ट अमृतपाल सिंह इरप्ट इन 4 कंट्रीज, अमृतपाल सिंह स्टिल इल्यूड्स कैप्चर, एनएसए स्लैप्ड ऑन 5th ऑफ हिज आइड्स। अमृतपाल सिंह केस 114 लोगों को अरेस्ट किया गया है शांति भंग करने के मामले में पंजाब पुलिस। ये कल दिन भर सुर्खियों में चलने वाली खबर थी। कल परसों से लगातार एक माहौल बना हुआ है अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन ये अमृतपाल कौन है, इससे पहले आपको मैं पूरे इंडिया के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, टॉप ट्रेंड्स, इंडिया हाई कमीशन और अमृतपाल, वो बता देता हूं। इंडियन हाई कमीशन जो यूके के अंदर है, वहां पर भारत के झंडे की जगह खालिस्तानी झंडा लगाने का प्रयास किया गया। भारत ने उसकी निंदा की और फिर इंडिया में भी भारतीय लोगों ने यूके के जो हमारे यहाँ पर जो ऑफिस है उसके सामने जाकर प्रोटेस्ट किया। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि ये मुद्दा क्या चल रहा है, तो 24 फरवरी के दिन मैंने आपको एक मुद्दा डिस्कस किया था, और वो मुद्दा क्या था कि पंजाब के अंदर खालिस्तानी समर्थकों का पुलिस थाने पर हमला हुआ था। और ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा जब निकल कर आया अमृतसर के अंदर, पंजाब के एक अजनाला नामक स्थान पर निकल कर आया था। वहां पर हुआ क्या था, ये जो व्यक्ति आपको तस्वीरों में दिख रहा है, इसका नाम है अमृतपाल। इस अमृतपाल ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस थाने पर हमला करके अपने साथी को छुड़ाने का काम किया था। इस विषय के ऊपर मैंने प्रॉपर एनालिटिकल वीडियो बनाया था, आपने देखा हो तो उसे जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने एक ही लाइन बार बार उठाई थी कि पुलिस कमजोर नहीं हो सकती, अगर पुलिस ठान ले तो फिर कोई भी उससे बचकर नहीं रह सकता। एग्जैक्टली यहां पर भी ये बात निकल रही थी। 24 फरवरी से आज आप इस घटना को 21 मार्च के दिन सुन रहे हैं। विचार करें, 1 महीना पूरा बीतने को आया। आज सुर्खी क्या है, इसको गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर पूरी रणनीति बनाकर इसके और इसके साथियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की। अभी न्यूज मार्केट में क्या आ रही है, न्यूज मार्केट में यह है कि अमृतपाल गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन अमृतपाल के वकील और अमृतपाल के जो घरवाले हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वो लोगों को बता नहीं रहे हैं ताकि कहीं कोई अशांति ना भड़क जाए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है, और अगर गिरफ्तार नहीं हुआ है तो क्या पुलिस की नाकामी है, और अगर गिरफ्तार हुआ है तो क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि पुलिस ने उसके बारे में केवल इसलिए जानकारी नहीं दी कि कहीं उसके समर्थक किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना कर दें। घर वालों को डर है कि अमृतपाल का एनकाउंटर हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह जानना बड़ा जरूरी होगा कि अमृतपाल के मुद्दे पर किस तरह से ये पूरी की पूरी स्थिति आगे बढ़ती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कौन है ये अमृतपाल, कहां से घटना शुरू हुई, किस तरह से पंजाब में एक बार फिर खालिस्तान की मांग उठ रही है, पंजाब के अंदर कैसे इसे खालसा भिंडरवाला के तर्ज पर यह माना जा रहा है कि यह भिंडरवाला का नंबर 2, जर्नैल सिंह भिंडरवाला का पार्ट 2 आ चुका है। ये सारी बातें आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये वो तस्वीर है जिसके ऊपर हमने ये सेशन बनाया था कि एक पुलिस थाने के ऊपर खालिस्तानी समर्थकों का और ये जो अमृतपाल जो सिंह है, इसके द्वारा पुलिस थाने पर आक्रमण किया गया और वहां से अपने एक साथी को छुड़ा लिया गया। अजलाना की ये जो घटना है, इसके बाद से ये व्यक्ति पूरे समय नेशनल मीडिया में छाया हुआ है। इस व्यक्ति ने अपने बयानों से यह प्रूव कर दिया है कि यह देशद्रोही है। यह कहता है कि यह भारतीय नहीं है, यह अपने आप को खालिस्तानी ही मानता है और यह भारत के किसी भी कानून को मानने से इनकार करता हुआ दिखाई दिया है। अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का यह रहने वाला है। 2012 के अंदर यह दुबई गया था काम करने के सिलसिले में और 2022 में वहां से लौटकर भारत आया है और तब से ही ये देश के अंदर ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो देश को तोड़ने वाली हो। तोड़ने वाली से मतलब ये लोगों को ये विश्वास दिला रहा है कि जो पंजाबी हैं, सिख हैं, जो खालसा को मानते हैं, उनके लिए खालसा का अपना एक स्थान होगा जिसे खालिस्तान नाम दिया जाएगा और ये उन्हें एक नए राष्ट्र का सपना दिखा रहा है।
इस व्यक्ति ने इस 10 साल में दुबई में रह करके अचानक ऐसा कौन सा नॉलेज प्राप्त कर लिया जो भारत में आकर भारत विरोधी हरकतें करने लग गया। आप सोचें, 2022 को सितंबर में दुबई से लौटकर आता है और सितंबर में ही आकर के पंजाब के अंदर वारिस पंजाब दे नामक एक संगठन का मुखी बन जाता है। यहां पर यह जानकारी बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि हाल ही में पुलिस ने कहा है कि इसके संपर्क आईएसआई यानी जो मतलब जो इसकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उससे ना हो, यह कहा नहीं जा सकता। यानी पुलिस को शक है कि इसे अब पूरी तरह से आईएसआई द्वारा भड़काया जा रहा है। क्यों? क्योंकि असल में जिस प्रकार से भारत बलूचिस्तान के विषयों पर अपना रुचि रखता है, ऐसे ही पाकिस्तान को मर्म है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार बांग्लादेश खोया, ऐसे ही वो भारत का टुकड़ा करना चाहता है और भारत के टुकड़े करके वो पाकिस्तान के मतलब बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, ऐसे ही भारत से खालिस स्थान यानी खालिस्तान को अलग करवाना चाहता है। पाकिस्तान के इस प्रयास को देश के तोड़ने वाला जो प्रयास है, इसे देश के अंदर रहने वाले जो सिख हैं वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं देते। देश के जो सिख हैं, मेजॉरिटी जो सिख हैं, वो इसकी विचारधारा के भी समर्थक नहीं हैं। कुछ एक लोग जिनको ये बरगलाता है, जिन्हें ये उन इंसिडेंट्स को याद दिलाता है कि देखो तुम्हारे खिलाफ क्या हुआ। देखिए, राजकाज में सबके साथ में सब समय सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, तो ये उनको भड़काने का काम करता है और उन्हें ये कहता है कि अब अपना देश होगा। अब ये किसके पद चिन्हों पर चल रहा है? तो ये जिनके पद चिन्हों पर चल रहा है उसका नाम है भिंडरवाला। अब वो भिंडरवाला कौन है उस पर पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। ये अमृतसर के एक गांव जंडूपुर खेड़ा का रहने वाला है और 2013 से दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था। जब ये यहां आता है तो वारिस पंजाब दे नामक संगठन का मुखिया बनता है और यह संगठन दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई थी उसका जो आरोपी था दीप सिद्धू, उसके संगठन की नींव खुद संभाल लेता है। ठीक है साहब। अच्छा, इसके बाद में ये सब कृषि आंदोलन जब हुए थे, किसान आंदोलन जब हुए थे, उन आंदोलनों के दौरान जो संगठन बने थे उनके साथ साथ ये आगे बढ़ रहा है। कौन था जर्नैल सिंह भिंडरवाला जिसको ये कॉपी मार रहा है? ये वो व्यक्ति है भिंडरवाला जिसको कि इंदिरा गांधी ने जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी तब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के मारा था। अब इसके बारे में पहले जान लो कि ये किसकी नकल कर रहा है जिसके कारण इसे भिंडरवाला 2.0 कहा जा रहा है। सुनिए, जर्नैल सिंह भिंडरवाले का जन्म 2 जून 1947 को रोडे नामक गांव में हुआ था। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों अलग अलग लोग हैं लेकिन दोनों ही अपने आप में एक जैसी विचारधारा अपना रहे हैं। जर्नैल सिंह उसका नाम था। वो सिख धर्म और ग्रंथों की शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया। उसके नाम के आगे भिंडरवाले शब्द जुड़ गया। जब ये यहां का अध्यक्ष बना तब उसकी उम्र मात्र 30 साल थी, लेकिन भिंडरवाले ने धीरे धीरे लोगों के साथ मिलकर पंजाब में उथल पुथल पैदा करनी शुरू कर दी। 1978 के अंदर जो अकाली थे, अकाली कार्यकर्ता, जो अकाली दल है पंजाब के अंदर, उसके कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच में हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जिसके रोष में रोष दिवस मनाया गया। जर्नैल सिंह भिंडरवाले ने इसमें हिस्सा लिया और पंजाब और सिखों की मांग को लेकर के भड़काऊ भाषण दिए। 80 के दशक के शुरुआत में पंजाब के अंदर हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरवाले को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एक समय था साथियों, पंजाब के अंदर टेररिज्म एक्सट्रीम पर पहुंच गया था। यही वो दौर है भिंडरवाले का दौर। 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब इंदिरा गांधी ने कमाल संभाली कि भाई अब राष्ट्रपति शासन आ गया है तो केंद्र का शासन है और केंद्र जो है वो पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा और शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्योंकि जब अति हो जाती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है कि भाई जो भी है सबको निपटा दो, एग्जैक्टली ऐसी ही अब इस पूरी घटना का तो केंद्र बिंदु ही भिंडरवाला था। तो उसने ही इतना आतंक मचा रखा था। एक समय उस दौर के जो लोग हैं जो पंजाब में रहे हैं वो बताते हैं कि जब पंजाब जाते थे तो ये डर लगता था कि कहीं किसी प्रकार की आतंकी घटना ना हो जाए।
पंजाब का एक दौर बहुत ही खराब दौर रहा है और उससे निपटने में इंदिरा गांधी ने जिस तरह से काम किए, अब आप वो सुने। होता क्या है, 1982 में भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया कि अब वो वहीं रहेगा। कुछ दिनों तक भिंडरवाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। भिंडरवाला ही अपने विचार व्यक्त कर रहा है। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरवाले को पकड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी, उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब में आने वाली रेलगाड़ियां रोक दी गई, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शंस काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी क्रिटिकल सिचुएशंस रही होंगी। पंजाब का रोड कट, रेल कट, टेलीफोन कट और सारी तरफ से पंजाब को अब एक तरफ से घेर लिया, क्योंकि यहां जो घटनाएं संभावित थी वो अमृतसर के अंदर होनी थी। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगाया जाता है। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरवाले को मार दिया गया। अब आप सोचिए, जिस स्वर्ण मंदिर को बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान ट्रीट किया जाता है, उस स्थान को इस भिंडरवाले ने अपनी छुपने की जगह बनाया हुआ था। ये वहीं से प्रवचनबाजी करता था ताकि लोगों के अंदर आस्था का भाव पैदा हो कि इतने पवित्र स्थान पर बैठा हुआ है व्यक्ति। इसको सेना के द्वारा जब मारा गया, इससे सिख धर्म के लोगों को मानने वाले जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई। भिंडरवाला के कारण नहीं, उनकी भावनाएं आहत हुई। यहां पर मंदिर में, अमृतसर का जो ये स्वर्ण मंदिर है, यहां पर सेना के द्वारा घुसने से, बख्तरबंद गाड़ियों के चले जाने से, शूज पहनकर लोगों के चले जाने से, ये जो घटनाक्रम यहां हुआ, इसकी वजह से स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध होना शुरू हुआ। भिंडरवाला मारा गया, उसके बाद अचानक शांति आ गई, लेकिन यहां पर विरोध होना शुरू हो गया। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई और इस फूट के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफे दे दिए। कई लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए, 249 घायल हुए, वहीं 493 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए, 86 लोग घायल हुए, 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने इतना सख्त फैसला लेकर के पंजाब से चरमपंथ को खत्म किया। लेकिन जिन लोगों की भावनाएं इस वजह से आहत हो चुकी थी, या जो खालिस्तान समर्थक बच गए थे, जो अमृतसर के अंदर मंदिर के प्रवेश में आहत थे, उनमें से एक सिख ने, इंदिरा गांधी का जो बॉडीगार्ड था, उसने इंदिरा गांधी को गोली मार दी और इससे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई तो इस हत्या से देश में दंगे भड़क गए और दिल्ली में प्रमुखता से हिंदू और सिख दंगे हुए, क्योंकि लोगों ने उससे गुजरे थे कि भाई पंजाब को आतंक से मुक्त कराया है, उसकी कीमत देश के प्रधानमंत्री को जान देकर चुकानी पड़ी। ये थी इंदिरा गांधी। अब भिंडरवाले की तर्ज पर ये जो अमृतपाल है, ये केंद्र सरकार को धमकी दे रहा है। हाल ही में अमित शाह जी ने जब बयान दिया कि हम उसकी सारी घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और वो भिंडरवाला जो 2.0 बनने की कोशिश कर रहा है, ध्यान है हमें। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति ने कहा कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था वो तो मोदी के साथ भी हो सकता है और वो अमित शाह के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब सीधा है कि ये व्यक्ति गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सीधी धमकियां दे रहा है और इसी प्रकार की घटनाएं दोबारा दोहराने की बातें कर रहा है। फिलहाल आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के समय इंटरनेट बंद था, हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी लगे थे, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां लगी थी और इसका पीछा किया जा रहा था। इसने जब गृह मंत्री को इंदिरा गांधी की तरह ही, कि जैसे इंदिरा गांधी को उसके अंगरक्षकों ने गोली मारी, वैसे ही तुम्हें भी गोली मर सकती है, जब इसने धमकी सुनो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਰਹੇ
मैं कहना ओपन इनविटेशन है, नेशनल मीडियम ਤੇ इंटरनेशनल मीडियम, दुनिया भर के स्कॉलर्स ਨੂੰ ओपन इनविटेशन है, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, कोई सेफ्टी ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो बयानबाजी कर रहा है और ये जिस तरह की बातें कर रहा है, इसका एनालिसिस मैंने लास्ट वाले वीडियोस में भी किया है। अब जो फिलहाल घटनाएं हुई उनको सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 25 फरवरी को वारिस पंजाबते नामक संगठन जो है उसने गृह मंत्रालय में हस्तक्षेप करने की अपील की जाती है। 24 फरवरी के दिन ये घटना होती है। अजनाला के अंदर पुलिस जो है वो पुलिस पीछे हटती है और भीड़ जो है वो अपने साथी लवप्रीत को छुड़ाकर चली जाती है। पंजाब में 26-25 फरवरी को क्या होता है, अब यह घटनाक्रम बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अब इसकी गिरफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं। और हुआ क्या, 25 फरवरी 2023 को पंजाब में खालिस्तान की मांग आगे बढ़ रहे वारिस पंजाब नामक संगठन जो इसने बनाया था, उसके प्रमुख अमृतपाल सिंह को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप करने की तैयारी की। पंजाब में जो घटनाक्रम चल रहा था, आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। मैं आपको बताता हूं, देश में कहीं भी कुछ चल रहा हो, यदि आपको लगता है कि केंद्र सरकार को नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। देश में जितने भी राजनीतिक या जितने भी प्रकार के मूवमेंट हो रहे हैं, जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी रोजाना रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा केंद्र सरकार को पहुंचाई जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो पूरी तरह देश में कार्रवाइयां करता है और ध्यान रखता है सबको। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग आप ही के बीच में प्रेजेंट भी होंगे और आपको नहीं पता होगा। तो ये जानकारियां क्या होता है ना, समटाइम्स जो आतंकी या अशांति फैलाने वाले लोग होते हैं वो इस मुगालते में जी रहे होते हैं कि अरे किसी को क्या पता है। वहां देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक नेता देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं है। जब देश की सुरक्षा की आंच आती है तो सुरक्षा एजेंसी स्वतः ही एक हो जाती है कि भैया अब काम करना है। 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान और अन्य देशों से पैसा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने खालिस्तानी तत्वों से निपटने के लिए किसी ठोस रणनीति का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि पंजाब पुलिस इस मुद्दे से निपटने में सक्षम है और कुछ ही लोग पंजाब में इसका समर्थन कर रहे हैं। अजलाना केस के बाद फिर क्या होता है, मार्च आता है। मार्च की शुरुआत में पंजाब सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अमृतपाल की योजना बना रही थी। इसी कड़ी में 2 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। यह वो मुलाकात की तस्वीर है। भगवंत मान मीट अमित शाह टुडे, डिस्कस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पंजाब। मैंने आपसे क्या कहा, देखिए देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला जब एक हद से ऊपर निकलता है तो फिर केंद्र इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। देश को तोड़ने के लिए जो विभाजनकारी तत्व हैं उन पर तो कार्रवाई करनी बनती है और इसी क्रम में इन पर कार्रवाई के लिए यहां पर मुलाकात होती है और यह फैसला लिया जाता है कि सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। सीएम की शाह से मुलाकात काफी अहम थी और इस दौरान अजनाला कांड पर भी चर्चा शुरू हुई। 40 मिनट की इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को सीमा पार से नशे और हथियार की सप्लाई के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में भी बताया। पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जा रहा है कि आजकल पंजाब से जो बॉर्डर टच है पाकिस्तान का, वहां ड्रोन के माध्यम से हेरोइन फेंकी जा रही है। अपने देश में हेरोइन आ रही है और उससे हमारा युवा वैसे ही उसको खा खा के मरे जा रहा है। पंजाब के अंदर पूरी तरह पंजाब को खराब करने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा चल रहा है। इस क्रम में भगवंत मान कहते हैं कि इन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर से मुलाकात की और इन सभी मुद्दों पर प्रॉपर तरीके से चर्चा की। पंजाब सीएम ने जब होम मिनिस्टर से मुलाकात की तो सेंटर ने यानी केंद्र सरकार ने अपनी 18 सीआरपीएफ और आरएएफ कंपनीज को पंजाब भेज दिया। यह 2 मार्च की खबर है। आप सोच रहे हैं मतलब किस तरह से सारे घटनाक्रम बनते जा रहे हैं। 24 फरवरी को हमने सेशन किया था आपके सामने, उससे अब तक क्या क्या हुआ वो इससे आप समझ जाइए। फिर यहां पर पूरी तरह से सीआरपीएफ और आरएएफ की कंपनीज भेजी जाती हैं। अब 11 मार्च की खबर सुनिए। अमृतपाल के सहयोगियों पर कार्रवाई शुरू हुई। पंजाब पुलिस के बाद जम्मू प्रशासन की पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की। अमृतपाल के 2 साथियों को हथियार के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। इसमें वरिंदर सिंह और तलविंदर सिंह का नाम शामिल है। 13 मार्च के दिन अजनाना थाने पर हमले के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब जी को घटना स्थल पर ले जाने के मामले में गठित 16 सदस्यीय सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को सौंप दी। कमेटी के कोऑर्डिनेटर कर्नैल सिंहपुर मोहम्मद ने सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट सौंपी। 12 दिन पहले टॉप ऑफिशियल्स का मंथन शुरू होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा पैरेलली कि हमें इस कहानी को
जानकर मजा इसलिए नहीं आ रहा सर क्योंकि थोड़े दिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो ये बात बड़ी मतलब अटपटी सी है, इतनी तैयारियां चल रही हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, फिर भी यदि वो बच निकलता है तो फिर किसकी कमी है। और अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जो उसके परिवारजन कह रहे हैं, तो ये अगेन एक और तर्क की तरफ आपको लेकर चलता है और वो है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। यदि आपने एक दृश्यम नामक फिल्म देखी हो तो उससे आपको रिलेट करना आसान होगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और आपको पता ना चले कि वो गिरफ्तार है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के अंदर एक रिट लगाई जाती है। आर्टिकल 32 अगर आपको ध्यान हो तो उसमें जो रिट दी हुई है मूल अधिकारों के तहत, उसमें रिट है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहां पर जो लोग उसके समर्थक परिवारजन हैं वो कोर्ट के सामने एक रिट लगाते हैं और कहते हैं कि हमारा व्यक्ति, हमें संदेह है कि पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस को ऑर्डर कोर्ट देती है कि उसे जल्द से जल्द हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। अब यहां पर बड़ा क्वेश्चन यह है कि इतनी सारी एजेंसीज ने अगर उसे गिरफ्तार कर लिया है तो अनाउंस क्यों नहीं किया। सारी बातें अभी चर्चा में आएंगी। तो अब आप देखिए इस बीच में कहानी में ट्विस्ट क्या आता है। अपनी G20 की जो मीटिंग्स चल रही हैं उनमें से एक मीटिंग पंजाब में होनी थी। अब पंजाब में मीटिंग होनी थी, ऐसी स्थिति में दो स्थितियां एक साथ बनी, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी और G20 की उस मीटिंग को भी सक्सेसफुली होने देना था। अब सिक्योरिटी एजेंसीज यहां जो आ रही थी वो दिखा ये रही थी कि हम G20 मीटिंग के लिए आ रहे हैं। इसमें दिल्ली के जो सेंट्रल फोर्स जो हैं वो पंजाब पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मिलकर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस चीफ, सब मिलकर के बातचीत और मीटिंग शुरू करते हैं और अंतिम रूप इसको दे दिया जाता है 18 मार्च को कि हाँ भाई अब चलो इसकी गिरफ्तारी तय करते हैं। तो ऑपरेशन टू अरेस्ट खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह और इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है 18 मार्च को। 18 मार्च की ही दिन क्यों चुना गया? इसके पीछे का कारण था 15 से 17 तारीख के दिन अमृतसर के अंदर G20 देशों के डेलीगेट्स आए हुए थे। तो देखिए कितना टेक्निकल तरीके से प्लानिंग की गई। 15 से 17 के बीच में पंजाब के अंदर G20 के लीडर्स आए हुए हैं, तो जितनी भी फोर्सेस थी उन्हें देखकर फीलिंग ये आ रही थी कि G20 की मीटिंग हो रही है इसलिए इतनी फोर्सेस यहां आई हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? ऑपरेशन अमृतपाल चल रहा था कि उसको गिरफ्तार करना है। इसके लिए सारी चीजें उससे अगले दिन, यानी दो तरह से काम चल रहे हैं। G20 की मीटिंग तो अलग चल रही है, इधर बैकग्राउंड में एक काम कर रहे हैं और 18 मार्च को यह दिन चुनी जाती है। तो अमृतपाल का खालसा वहीर मुक्तसर में रोका गया था, 19 मार्च को फिर से शुरू होने वाला। अच्छा, इसी बीच में 18 मार्च के पीछे का एक बड़ा कारण यह भी था कि इसने एक मीटिंग बुलाई हुई थी 18 मार्च की कि यह 18 मार्च को लोगों से मिलेगा। इन दोनों कारणों से इसके खिलाफ योजना बनाई जाती है। अब ध्यान से देखें, ये एक वीडियो निकल कर आता है जब पुलिस इसको गिरफ्तार करने जाती है। इधर देखें आप इस वीडियो को, जिसमें एक व्यक्ति ये बैठा हुआ है, खुद अमृतपाल, ये गाड़ी जिसमें ये बैठा हुआ है, इसके पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो व्यक्ति, देखो ये पूरी की पूरी गाड़ियों का कारवा जा रहा है और ये अपनी भागते हुए वीडियो शो कर रहे हैं और ये लोगों को मैसेज कन्वे कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमें पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, हम दूसरी लोकेशन आपको बताएंगे, और ये भाग निकलता है। अब इसी कारण से कि ये सोशल मीडिया पर कुछ भी फैलाएगा तो फैलाते ही बवाल हो जाएगा, इसके समर्थक फिर से कोई दंगा ना कर दें, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब इंटरनेट बंद कर दिया गया, उसके बाद में पंजाब पुलिस ने जहां तहां धावे देने शुरू किए। इसके गिरफ्तारी के लिए इसके जितने भी संभावित ठिकाने थे उन पर रेड मारना शुरू की गई। इस बीच में ये कहां निकल गया, अब देखिए दो न्यूज क्या निकल के आ रही। मैंने फिर से बताया ना कि ये भागने का जैसे ही मैसेज सर्कुलेट करता है, क्या पुलिस ने, क्योंकि देखिए पुलिस के पास में इंटेलिजेंस तो होती है, अब वो देखिए पुलिस जब खुद बताएगी तब उससे आपको पता चलेगा, लेकिन स्टेट वाइज क्रैकडाउन इसके जो चाहने वाले थे या इसके जो समर्थक थे उनको एक साथ गिरफ्तार करने का मुहिम छेड़ दिया जाता है। लगभग 100 से अधिक वारिस पंजाब दे के कार्यकर्ता या इसके वो समर्थक जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें गिरफ्तार करके जो आईएसआई से उसका लिंक है। अब यहां पर एक बड़ा चीज निकल कर आती है। 19 मार्च के दिन पुलिस जो है, डीआईजी जालंधर जो है वो कहते हैं कि अमृतपाल सिंह जो है उसका आईएसआई के साथ कनेक्शन है और वो कल भाग निकला, ये खबर डीआईजी दे रहे हैं। लोगों को इसी बात से बड़ा प्रश्न आ रहा है कि कहां भाग निकला। केंद्र सरकार काम करवा रही है पंजाब पुलिस के साथ मिलकर,
हरियाणा में केंद्र की शासन व्यवस्था है, जम्मू में यूटी बना हुआ है, पाकिस्तान भाग गया, वहां बीएसएफ लगी हुई है, कहां भाग निकला? इसी को लेकर के यहां पर लोग इनसे सवाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इसके चाचा को भी गिरफ्तार किया गया, सबको गिरफ्तार वगैरह कर दिया गया और ये सबकी तस्वीरें अभी बाहर आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, वकील दावा कर रहा है कि पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसका वकील है ईमान सिंह खारा। उसने रविवार को पंजाब और हरियाणा कोर्ट के अंदर हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की और कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाए। इस याचिका में दावा किया गया है कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ लिया है और उसकी गिरफ्तारी को शो नहीं किया जा रहा है। और जब पुलिस शो नहीं करती है तो क्या करती है वो आप सबको पता है, फिल्म काफी देखी होंगी आप लोगों ने। पिटीशन में मांग की गई कि अमृतपाल सिंह को अदालत में पेश कराया जाए। याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस शेखावत के घर पर हुई। कोर्ट ने अमृतपाल को पेश करने के लिए वारंट अफसर नियुक्त करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। इस पिटीशन पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। कि क्या हुआ इसके साथ, कैसे हुआ, वो सारी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर विदेशों से अगर फंडिंग का प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस बोल रही है, खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो इसमें NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी एंट्री संभव है, क्योंकि विदेशी फंडिंग आते ही टेरर लिंक निकलने लगते हैं और उसके ऊपर फिर ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। इसकी मां बोल रही है कि पुलिस अमृतपाल को कहीं लेकर चली गई है। 112 उसके करीबी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि वारिस पंजाब डे से कनेक्टेड थे। ठीक है, लेकिन खबरें हैं कि वो अभी भी पुलिस से दूर चल रहा है। तो सवाल वहीं की वहीं है, क्या ये गिरफ्तार हो चुका है, और नहीं हुआ है तो आगे की क्या रणनीति है वो आप सब जानना चाहते होंगे। लेकिन इस बीच में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसके तहत इसे लपेटा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली इसने देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति को इसमें हिरासत में लिया जाता है उस व्यक्ति की जमानत नहीं होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है। 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में पुलिस उसे रख सकती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। ठीक है, और हिरासत में 12 महीने तक उस व्यक्ति को पुलिस अपने साथ रख सकती है। यह बहुत बड़ी चीज है जिसके तहत इसके ऊपर यह कार्रवाई की जा रही है। ठीक है साहब, उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ में आ रही हो। अब इसके जो समर्थक हैं, क्योंकि कहीं दुनिया में बाहर बैठे हुए लोग देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं, तो इसके जो समर्थक बैठे हैं वो आप इधर देख सकते हैं। अमृतपाल के समर्थक लंदन के अंदर हाई कमिश्नरेट पर एक बहुत ही, मतलब आप इधर देखें, ये तस्वीर देखें, ये इंडियन हाई कमिश्नरेट है। इंडियन हाई कमिश्नरेट पर ये भारत का झंडा है, उसे खालिस्तान समर्थकों के द्वारा उतारा जाता है और इस झंडे को उतार के यहां पर खालिस्तान का, और आप देखिए ये बहुत ही मतलब देश के लिए दुर्भाग्यशाली क्षण है कि किस तरह से फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके अब यूके सरकार जो है वो हिंदू सिख भारत के खिलाफ सिखों को करने का ये अंजाम कर रही है। आप देख रहे हैं इसे, यहां देखिए इनकी सुरक्षा एजेंसीज कहां हैं। इनकी सुरक्षा एजेंसीज इस वीडियो को आप देखें जो कि लंदन के अंदर हो रहा है। हिंदुस्तान का झंडा भारत के कमिश्नरेट से उतारा जाता है। सवाल बड़ा बनता है कि भैया सिक्योरिटी एजेंसीज कहां हैं। ये अपने आप में बहुत ही ऐसी घटना है जिससे कि भारतीयों में बहुत गुस्सा उठना, और गुस्से की वजह से भारतीयों ने जाकर इस कमिश्नरेट के बाहर ही पूरा तिरंगा लपका दिया। पूरा चिपकाने के बाद में भारत की तरफ से अपना प्रोटेस्ट यूके गवर्नमेंट को दर्ज कराया गया। और ऐसी स्थिति में नई दिल्ली के अंदर यहां पर कुछ लोगों ने दिल्ली में जो ब्रिटिश उच्चायोग है वहां पर सिखों ने जाकर प्रदर्शन किया और कहा कि देखिए ये जो सिखों के नाम पर प्रदर्शन करने का लोग काम कर रहे हैं, और देखिए वास्तविकता भी यही है
कि अब सिख समाज को भी ना सामने आकर के अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सिख जो हैं अब वो समर्थन में कि हम भारतवासी हैं और और वास्तविकता है भाई, भारत में सिखों का कंट्रीब्यूशन, भारत में सिखों की अहमियत ये बहुत ज़्यादा है। भारत सिखों के बिना नहीं है, सिख भारतों के बिना नहीं है, लेकिन ये कुछ जो सेपरेटिस्ट करने वाले लोग हैं ना, ये चाहते क्या हैं कि लोग आपस में लड़ें, पंजाब सरकार मतलब सिख जो हैं उनको लड़ाया जाए, सिखों को देख करके उनके खिलाफ भाव पैदा हो, तभी तो इनका भाव पैदा होगा। वास्तविकता में देश के जो सिख हैं उन्होंने ब्रिटिश उच्चायोग जो भारत में है उसके सामने खड़ा होकर प्रदर्शन किया और कहा कि हम भारतवासी हैं और आप लोगों ने अपने यहाँ पर यह प्रदर्शन कैसे होने दिया, हमें उसका जवाब चाहिए। और वास्तविकता है कि सिखों को अब देश में इस प्रकार के जो लोग काम कर रहे हैं उनके विरोध में उतरना चाहिए और खिलाफ उनके प्रदर्शन भी करने चाहिए, सरकार के सामने मत रखना चाहिए। ये इंडियन कॉन्सुलेट जो है सैन फ्रांसिस्को, सेम ऐसी ही हरकत वहां पर भी की गई है। तो ये घटना काफी मतलब वैसी है और भारत इसका स्ट्रॉन्ग कंडेम कर रहा है। इससे देखकर यह लगता है कि जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत की स्थिरता को परेशान करने के लिए जो भी संभव प्रयास हैं वो कर रही हैं। खैर, आप समझदार हैं, आपसे गुजारिश क्या है, आपसे पहली गुजारिश ये है कि असल में भारत की कल्पना, आप सोचिए हमारी सेना में सिख रेजिमेंट है, हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति सिख रह चुके हैं, प्रधानमंत्री सिख रह चुके हैं, हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज में जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं उनमें सिखों की संख्या सबसे ऊपर है, यानी यूपी बिहार के बाद में सिख ही हैं, मतलब ये बराबर नंबर में है। और इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए आन बान शान पूरी देश की सुरक्षा और समर्पण के साथ की है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये कुछ जो उपद्रवी तत्व हैं इनके चलते देश की हार्मोनी को खराब ना होने दें। ठीक है, ये सब भारत विविधताओं का देश है और सिख और पंजाब भारत का अभिन्न अंग है। जो लोग भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके निहित स्वार्थ होते हैं, आप उनके बरगलाने में ना आ जाएं। ये आपको सबसे बड़ी चीज जो पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके आसपास कहीं पर भी कोई भी सिख समुदाय का व्यक्ति रहता है, उसे और आत्मीयता से आप बात करें, उन्हें मतलब इस तरह से ये प्रतीत ना होने दे कि साहब आप जो है ना खालिस्तान की तरह से खालिस्तानी होते हैं सारे सिख, दिमाग में ये भावना ना लेकर के आए। ठीक है, प्रयास पाकिस्तानियों का भारत के प्रति यही है कि इन लोगों में नफरत पैदा कर दो। नफरत पैदा कर दोगे तो इससे ये लोग एक दूसरे के साथ अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने लगेंगे। हमें ऐसा नहीं होने देना है। वी ऑल आर यूनाइटेड और इंडिया सबसे मिलकर बना हुआ है ना। तो इस चीज में आप सबसे गुजारिश है कि कृपया करके किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों से आप प्रभावित ना हो। तो अपनी पाठशाला जो कि आपका नया YouTube चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएं। एप्लीकेशन का नाम भी अपनी पाठशाला है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ पर जाकर के आप हमारे पेड कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट पूरे 1 साल के लिए आपको उपलब्ध हो रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से है, वेरीफाइड है, 1.66 लाख लोग उस पर भी जुड़े हुए हैं। GKY अंकित अवस्थी सर के नाम से है, दूसरा वेरीफाइड चैनल है हमारा, उस पर 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आपको कंटेंट वहाँ पर PDF के फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं हमारी टीम के साथ किसी प्रकार की सहायता लेना, तो ये हमारे सहायता सूत्र हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरीज के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।